हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के विश्वकर्मा स्पेशल टेक एजुकेशन। फ्रेंड्स, हमने जो सभी टेक्निकल एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास स्टार्ट किए हुए थे, आज उसका हम सेशन 4 आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए गए हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आते रहें। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर। हमारा 61वां नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज इज एन इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल, यानी आपको इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल के बारे में यहाँ पूछा गया है कि कौन सा जो है अप्रत्यक्ष मापन औजार है ना। आपको ऑप्शन में दिया गया है इनसाइड कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, यूनिवर्सल बेबल प्रोटेक्टर और इनसाइड माइक्रोमीटर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल के बारे में पूछा गया है। बात करें मेजरिंग टूल की, तो मेजरिंग टूल दो टाइप्स के होते हैं, यानी 2 टाइप्स के मेजरिंग टूल होते हैं। आपको एक डायरेक्ट टूल मिलेंगे, आपको एक इनडायरेक्ट टूल मिलेंगे। डायरेक्ट टूल वे होते हैं जिनकी सहायता से हम किसी पार्ट की या किसी जॉब को डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टूल वे टूल होते हैं जिनसे मेजर करने के बाद भी हमें किसी डायरेक्ट मेजरिंग टूल की ज़रूरत होती है। यानी हमें इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल से मापन करने के बाद किसी डायरेक्ट मेजरिंग टूल को मापने की ज़रूरत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल कहते हैं। तो अभी यहाँ आपको पूछा गया है कि इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल क्या है। बात करें इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल की, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है इनसाइड कैलिपर। यानी जो इनसाइड कैलिपर होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल होता है। जब कभी आप इनसाइड कैलिपर का यूज़ करते हैं, यानी आंतरिक कैलिपर का यूज़ करते हैं, तो आपको उसकी रीडिंग लेने के लिए स्केल या स्टील रूल की सहायता लेनी होती है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वर्नियर कैलिपर की, तो आप इसकी सहायता से डायरेक्ट मेजरिंग या रीडिंग कर सकते हैं। आप यूनिवर्सल बेबल प्रोटेक्टर और इनसाइड माइक्रोमीटर का यूज़ करके भी डायरेक्ट रीडिंग को मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए जो दिखाई दे रहा है, यानी इनसाइड कैलिपर ही क्या है, यहाँ इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है। यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इनडायरेक्ट जो मेजरिंग टूल है उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको इनसाइड कैलिपर मिल जाता है। आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज, यानी वर्नियर कैलिपर का न्यूनतम गणना क्या है। आपको यहाँ पर लीस्ट काउंट पूछा गया है वर्नियर कैलिपर का। आपको ऑप्शन में दिया गया है 0.10 mm, 0.01 mm, 0.05 mm और 0.02 mm। तो यहाँ पर हम बात करें अगर लीस्ट काउंट की और वो वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट की, तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 0.02 mm। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन नंबर डी मिलता है, यहाँ पर ये करेक्ट हो जाता है। यानी आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट लगाना है। तो 62 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बेल्ट्स इन यूज, यानी उपयोग के आधार पर बेल्ट बहुत प्रकार के होते हैं। विच वन इज नॉट अमोंग देम, यानी इनमें से कौन सा बेल्ट नहीं है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि विभिन्न प्रकार के बेल्ट का प्रयोग होता है, आप बताइए कि इनमें से कौन सा बेल्ट का प्रकार नहीं है। तो आपको ऑप्शन में दिया गया है फ्लैट बेल्ट, वी बेल्ट या टूथ बेल्ट, यानी सपाट बेल्ट, वी बेल्ट और दांतदार बेल्ट, और नन ऑफ दीज। यानी आपको यहाँ बेल्ट के टाइप दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से आप बताइए कि कौन सा बेल्ट का प्रकार नहीं है। तो आप यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि फ्लैट बेल्ट भी होता है, वी बेल्ट भी होता है और टूथ बेल्ट भी होता है। यानी यहाँ पर आपको नन ऑफ दीज दिख रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन से बेल्ट के प्रकार नहीं हैं, तो यहाँ पर सभी जो बेल्ट को ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी बेल्ट के प्रकार हैं। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा कि जो है नन ऑफ दीज यहाँ इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है
if it is required to bring the driven shaft to speed in a gradual manner the drive used will be, यानी क्या क्वेश्चन कह रहा है आपको, यदि ड्राइवन शाफ्ट को धीरे धीरे गति में लाना है, आपका जो ड्राइवन शाफ्ट है उसको अगर आप धीरे धीरे गति में लाते हैं तो क्या होगा कि उसमें उपयुक्त ड्राइव क्या होगा, आपको यहाँ पूछा गया है। अगर आप धीरे धीरे ड्राइवन शाफ्ट को गति में लाते हैं तो आपको पूछा गया है कि कौन सा प्रयुक्त ड्राइव होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया गया है कपलिंग, क्लच, गियर और बेल्ट ड्राइव। तो बात करें हम ड्राइवन शाफ्ट को जब कभी हमें धीरे धीरे गति में लाना होता है तो हम क्लच का यूज़ करते हैं, यानी हमको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मिल जाता है जो कि करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्लच हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द प्रेशर applied on a confined fluid is transmitted undiminished in all directions and acts in right angles to the containing area. This is statement of, यानी आपको यहाँ पर एक रूल्स बताया गया है या लॉ बताया गया है, उसमें आपको बताना है कि ये किसका लॉ है। तो यहाँ पर इसको समझ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। आपको लॉ में बताया गया है कि जब बंद द्रव्य पर दाब लगाते हैं तो यह बिना घटे सभी दिशाओं में पारेषित होता है और अंतर्विष्ट क्षेत्र में समकोण पर कार्य करता है। तो यह कथन किसका है। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि जब आप एक बंद द्रव्य पर दाब लगाते हैं तो यह बिना घटे सभी दिशाओं में पारेषित होता है, यानी सभी दिशाओं में फैलता है और अंतर्विष्ट क्षेत्र में समकोण पर कार्य करता है। तो ये किसका कथन है। आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है बॉयल्स का लॉ है या फिर चार्ल्स का लॉ है या पास्कल लॉ है या हुक्स लॉ है। तो डियर फ्रेंड्स, हम बात करें जब बंद द्रव्य पर दाब लगाते हैं तो यह बिना घटे सभी दिशाओं में पारेषित होता है और अंतर्विष्ट क्षेत्र में समकोण पर कार्य करता है। तो ये जो नियम है ये पास्कल का नियम कहलाता है। आपने इसको 9th या 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग, यानी निम्न में से कौन घर्षण रोधी बेयरिंग है। आपको यहाँ पर एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग के बारे में पूछा गया है। बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग, नीडल बेयरिंग या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपको एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग के बारे में पूछा गया है और ऑप्शन दिए गए हैं बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग, नीडल बेयरिंग या ऑल ऑफ दीज। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पर एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग की, तो एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग जो है ये बॉल बेयरिंग भी है, रोलर बेयरिंग भी है, नीडल बेयरिंग भी है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग के अंतर्गत बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग और नीडल बेयरिंग तीनों आते हैं। यानी आपका 66 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है द जिग which does not have a base but can be set over the job to be drilled is called, यानी वह जिग जिसका कोई आधार नहीं होता है लेकिन ड्रिल करने के लिए इसे जॉब पर सेट करते हैं, वो कौन सा जिग होता है कि जिसका कोई भी आधार नहीं होता लेकिन जब कभी हमें ड्रिल करना होता है तो हम इसे जॉब पर सेट करते हैं। आपको उस जिग का नाम बताना है। आपको ऑप्शन में बॉक्स जिग दिया गया है, सैंडविच जिग दिया गया है, चैनल जिग दिया गया है और टर्निंग जिग, टूनियन जिग दिया गया है। तो डियर फ्रेंड्स, बात करें कि ऐसा जिग जिसका कोई आधार नहीं होता यानी बेस नहीं होता लेकिन ड्रिल करने के लिए हम उसे जॉब पर सेट करते हैं, तो उस जिग का जो करेक्ट नाम है वो चैनल जिग है। यानी चैनल जिग एक ऐसा जिग होता है जिसका कोई आधार नहीं होता लेकिन हम ड्रिल करने के लिए उसे जॉब पर सेट करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है PPE स्टैंड्स फॉर, यानी PPE से आपका क्या अभिप्राय है।
डियर फ्रेंड्स, यहाँ पीपीज के बारे में पूछा गया है कि पीपी से आप क्या समझते हैं। सबसे पहली बात, पीपी जो है इंडस्ट्रियल एरिया में सबसे अहम भूमिका अदा करता है। यानी अगर आप वर्कशॉप में या कहीं भी काम कर रहे हैं तो आपके लिए पीपीज का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। पीपी का मीनिंग होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा साधन जो आपको एक्सीडेंट से या अनयूजुअल एक्सीडेंट से बचाते हैं। तो आपको जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मिल जाता है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो कि एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये 68 नंबर का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, द बॉक्स विच कंटेन्स द यूजुअल मेडिसिन कॉटन बैंडेज ईटीसी इज कॉल्ड बॉक्स। यानी आप जिस बॉक्स में सामान्य दवा, रुई, पट्टी आदि रखते हैं उसे कौन सा बॉक्स कहते हैं, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। मोल्ड, कूलेंट, फर्स्ट एड या टूल। तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताइए कि जिस बॉक्स में आप सामान्य दवा यानी यूजुअल मेडिसिन, कॉटन, बैंडेज आदि रखते हैं उसे आप फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। यानी आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में मिल जाता है प्राथमिक चिकित्सा, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट स्किल। यानी निम्न में से कौन सा एक मृदु कौशल है। पॉजिटिव एटीट्यूड, गुड कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ कॉन्फिडेंस या ऑल ऑफ दीज। तो बात करें गुड कम्युनिकेशन स्किल की या सॉफ्ट स्किल की, है ना। सॉफ्ट स्किल को यहाँ पूछा गया है, तो सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत पॉजिटिव एटीट्यूड भी आता है, गुड कम्युनिकेशन स्किल भी आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है। तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पर हमको जो है करेक्ट आंसर मिल जाता है। यानी हम इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस बताएंगे कि जो है सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत ये सभी आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल आर ट्रेनी लर्न इन फिटर ट्रेड। यानी निम्नलिखित में से कौन सा कौशल एक प्रशिक्षु फिटर ट्रेड में सीखता है। यानी अगर आप फिटर ट्रेड में प्रशिक्षु हैं या ट्रेनी हैं तो आप क्या लर्न करते हैं उसके बारे में आपको पूछा गया है। फाइलिंग करना, सेफ्टी स्किल्स के बारे में सीखते हैं, या ग्राइंडिंग के बारे में सीखते हैं, या ऑल ऑफ दिस, यानी इन सभी के बारे में सीखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट निकल के आएगा, क्योंकि जो अगर आप फिटर ट्रेनी हैं तो आप क्या क्या सीखेंगे, फाइलिंग करना जरूर सीखेंगे, सेफ्टी स्किल्स के बारे में भी आपको ज़रूरी सीखना है, और ग्राइंडिंग के बारे में भी इम्पोर्टेंस क्या है आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर डी मिल जाता है, यानी यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, विच फाइल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हाईली फिनिश्ड सरफेस। यानी उच्च परिष्कृत वाली सतह बनाने के लिए कौन सी रेती प्रयोग में लाई जाती है। रफ फाइल, डेड स्मूथ फाइल, वास्टर्ड फाइल या नन ऑफ दीज। यानी जब कभी आपको उच्च सरफेस या हाईली फिनिश्ड सरफेस पर काम करना है या हाईली सरफेस फिनिश करना है तो आप कौन सी रेती का यूज़ करेंगे, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको यहाँ रफ फाइल, डेड स्मूथ फाइल और वास्टर्ड फाइल दी गई है। तो डियर फ्रेंड्स, जब कभी आपको हाईली फिनिश्ड सरफेस पर काम करना होता है तो आप डेड स्मूथ फाइल का यूज़ करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मिल जाता है आपको करेक्ट। तो 72 नंबर का ऑप्शन नंबर बी जो है 72 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग कीवे एंड स्लॉट्स। यानी किस प्रकार की छेनी का प्रयोग कीवे और स्लॉट्स को काटने के लिए किया जाता है। यानी आपको यहाँ पूछा गया है कि आप किस प्रकार की चीजल का प्रयोग कीवे और स्लॉट्स को काटने के लिए करते हैं। आपको फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, वेब चीजल और नन ऑफ दीज। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करके बताना है कि आप किस प्रकार की चीजल का प्रयोग कीवे और स्लॉट्स को काटने के लिए करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, बात करें कीवे और स्लॉट्स को काटने की तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्रॉस कट चीजल। क्रॉस कट चीजल का दूसरे नाम की अगर हम बात करें तो इसको हम कैप चीजल भी कहते हैं, जो कि आपको
एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक तो ये हो गया कि आप किस प्रकार की छेनी का प्रयोग कीवे और स्लॉट्स को काटने के लिए करते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर क्रॉस कट चीजल हो जाएगा। यानी आपको एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि क्रॉस कट चीजल का दूसरा नाम क्या है, तो उसका करेक्ट आंसर आपका कैप चीजल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हुए होंगे। आपका अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ पिलर ड्रिलिंग मशीन, यानी आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा पिलर ड्रिलिंग मशीन का एक हिस्सा है। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है बेस, फीड हैंडल, मोटर कंट्रोल और ऑल ऑफ दीज। तो डियर फ्रेंड्स, बात करें पिलर ड्रिलिंग मशीन की, पिलर ड्रिलिंग मशीन में बेस भी होता है, फीड हैंडल भी होता है, मोटर कंट्रोल भी होता है, यानी आपका ऑल ऑफ दीज यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ट्विस्ट ड्रिल, यानी आपको पूछा गया है कि ट्विस्ट ड्रिल का कौन सा एक हिस्सा है। बॉडी, सैंक, बॉडी और सैंक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बात करें ट्विस्ट ड्रिल की, ट्विस्ट ड्रिल का यूज़ हम जनरली ड्रिल करने के लिए करते हैं, जिसका यूज़ हम ड्रिलिंग मशीन पर या लेथ मशीन पर लगाकर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बात करें ड्रिल की, ट्विस्ट ड्रिल की, तो ट्विस्ट ड्रिल के अंतर्गत बॉडी भी आती है, सैंक भी आता है, यानी बॉडी और सैंक दोनों आता है, यानी आपको बोथ बॉडी और सैंक यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कटिंग स्पीड इज एक्सप्रेस्ड इन, यानी कटिंग स्पीड को खालिस्तान में व्यक्त किया जाता है। आप जो कटिंग स्पीड होता है उसकी यूनिट को यहाँ पूछा गया है कि आप कटिंग स्पीड को कैसे एक्सप्रेस करेंगे या कैसे व्यक्त करेंगे, मीटर के द्वारा, मिनट प्रति मीटर, या मीटर पर मिनट, या पर मिनट के द्वारा। तो डियर फ्रेंड्स, जब कभी हम कटिंग स्पीड को व्यक्त करते हैं तो हमेशा उसको मीटर प्रति मिनट में व्यक्त करते हैं, यानी यहाँ पर हमको ऑप्शन नंबर जो सी है मिल जाता है कि मीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग हम जो कटिंग स्पीड होती है उसको व्यक्त करते हैं, यानी हमारा 76 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट एंगल फॉर जनरल पर्पस ड्रिल, यानी एक सामान्य प्रयोजन ड्रिल के लिए ड्रिल बिंदु कोण क्या होगा। तो एक बिंदु कोण यहाँ आपको पूछा गया है, पॉइंट एंगल पूछा गया है कि जनरल पर्पस के लिए जो ड्रिल का जनरल पॉइंट एंगल होता है वो कितना होता है, 45 डिग्री, 100 डिग्री, 118 डिग्री या 180 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये कई बार रिपीट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो चुका है। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू ग्राइंडिंग व्हील, यानी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ग्राइंडिंग व्हील से संबंधित है। आपको पूछा गया है कि आप बताइए कि कौन सा शब्द ग्राइंडिंग व्हील से संबंधित है। ग्लेजिंग, ट्रूइंग, बोथ ग्लेजिंग एंड ट्रूइंग, या नन ऑफ दीज। तो ग्लेजिंग भी ग्राइंडिंग व्हील से रिलेटेड है, ट्रूइंग भी ग्राइंडिंग व्हील से रिलेटेड है, यानी यहाँ पर हमको ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है, बोथ ग्लेजिंग एंड ट्रूइंग। तो ग्लेजिंग और ट्रूइंग दोनों ही ग्राइंडिंग व्हील से रिलेटेड हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ग्राइंडर इज शोन इन फिगर, यानी चित्र में किस प्रकार के ग्राइंडर को दर्शाया गया है। यहाँ आपको एक ग्राइंडर दिया गया है और पूछा गया है कि ये किस प्रकार का ग्राइंडर है, आपको ऑप्शन में सही विकल्प का चयन करके बताना है। तो आपको ऑप्शन दिया गया है बेंच ग्राइंडर, हैंड ग्राइंडर, पेडेस्टल ग्राइंडर, या नन ऑफ दीज। तो डियर फ्रेंड्स, हम बात करें इस ग्राइंडर की, तो इस प्रकार का जो ग्राइंडर होता है वो पेडेस्टल ग्राइंडर के अकॉर्डिंग आता है, यानी पेडेस्टल ग्राइंडर ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है टैप्स आर यूज्ड फॉर थ्रेडिंग ऑफ द कंपोनेंट, यानी घटक की थ्रेडिंग के लिए टैप का प्रयोग किया जाता है। आप टैप का यूज़ क्यों करते हैं, आपको यहाँ पूछा गया है कि किस प्रकार की
टेपिंग के लिए करते हैं, इंटरनल ट्रैपिंग के लिए, एक्सटर्नल ट्रैपिंग के लिए, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रैपिंग के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, हम बात करें यहाँ पर टैप्स की। जो टैप्स होते हैं उसके लिए हम टैप का यूज़ क्यों करते हैं? इंटरनल थ्रेडिंग के लिए करते हैं। जब कभी हमें बाहरी थ्रेडिंग करनी होती है तो हम किसका यूज़ करते हैं? डाई का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमको टेप के बारे में पूछा गया है और ऑप्शन में हमें इंटरनल ऑलरेडी दे रखा है, तो हम इसको करेक्ट आंसर लगाएंगे कि जब हम टेप का यूज़ करते हैं तो इंटरनल थ्रेडिंग के लिए करते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट जो कि हमने डिस्कस किया है। डियर फ्रेंड्स, अगर ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल और हेल्पफुल है तो आप जो है वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते रहें।